आज हम लोग दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ है यूजीसी नेट का, ये 6 दिसंबर का जो पेपर हुआ है उसके हायर एजुकेशंस और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग आपको डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो पाए। यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं वो क्वेश्चंस हमारा है नालंदा यूनिवर्सिटी पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि जो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी आपके बिहार के बिहार शरीफ में स्थित है। एंड बहुत ही प्राउड मोमेंट था हमारे लिए कि इस साल हमें जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट करने का मौका मिला था, तो जिससे हमें काफ़ी पास से नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी और उसे समझने में हमें काफ़ी हेल्प मिला था। तो यहाँ पे संयोग की बात है और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है एंशिएंट इंडिया का कि प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये गुप्ता पीरियड का है। तो गुप्ता काल का है और इसको स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी वो कुमारगुप्त के द्वारा निभाई गई थी। तो कुमारगुप्त ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उस समय बौद्ध अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 12,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। बाद के दिनों में हम जैसा देखते हैं कि ह्वेनसांग जो है अपने पुस्तक जो है सी यूकी में जो है इसको एक्सप्लेन किया है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के पीरियड आए थे, पोस्ट गुप्ता पीरियड में आए थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोडिफिकेशंस को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो बौद्ध अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, यहाँ पे 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हुआ करते थे और इसका एक्सप्लेनेशन ह्वेनसांग ने अपनी बुक सीयूकी में किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो है बुद्धिस्ट रिलीजन जो है पूरे सेंट्रल एशिया में फैला हुआ था, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैला था एंड साउथ एशिया में फैला था। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट आपके एरिया हैं, यानी अगर आप कह सकते हैं तो ओवरऑल सिर्फ आपका वेस्ट एशिया को छोड़ करके सारे जगह पे आपका बुद्धिस्ट रिलीजन का जो है काफ़ी इम्पैक्ट था। तो बुद्धिस्ट स्टडी के लिए जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। ये स्टेटमेंट आपका 100% क्या है, आपका सही है। अब देखिए, जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है स्थापना के तत्काल बाद यूरोप और अरब के देशों के विश्वविद्यालय इस पे अभिभावी हो गए। यानी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, इसमें जो स्टेटमेंट नंबर 2 यूज कर रहा है, इसमें कह रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी ओवर सेडेड हो गया था आपका यूरोपियन यूनिवर्सिटी से और आपका कहा गया है अरबियन कंट्री के यूनिवर्सिटी से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय में तत्कालीन जो है विश्व में एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय था। और चूँकि दूसरा एस्पेक्ट्स आप देख सकते हैं कि यूरोप वगैरह अभी जो है सामंती एज से भी गुजर रहा था, अरब देश जो उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे। एंड तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी कनेक्शंस है नहीं इतना ज़्यादा, ग्लोबलाइजेशन एज तो है नहीं, एंशिएंट इंडिया का एज है। तो इस पीरियड में आप जो है ये सेकेंड स्टेटमेंट जो यूटिलाइज़ किया गया है यहाँ पे यूजीसी ने अपने क्वेश्चंस में, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड जो है आपका रॉन्ग है। ये आपके ऑप्शंस बनेंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस में। दूसरा क्वेश्चंस जो है हमारा वो सेकंड 5 ईयर प्लान पे है। दूसरा क्वेश्चंस जो है वो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान पे बेस्ड है। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है, सेकंड 5 ईयर प्लान आपका 1956 से लेकर के 61 5 ईयर प्लान है आपका। इस 5 ईयर प्लान में हम जानते हैं कि औद्योगिकरण को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी प्रमोट किया गया है। एंड साथ ही साथ आप देखते हैं इस पीरियड में यूजीसी जो है, यूजीसी का फॉर्मेशंस आपको इधर दिख रहा है जो अपने अभी इनिशियल स्टेज में ही है। तो इस इनिशियल स्टेज में जो है आपका यूजीसी
का जो यूटिलिटी है, जैसे हम लोग जानते हैं कि आपका यूजीसी आपने देखा है, पढ़ा भी है, यूजीसी जो एक्ट है, कमीशंस जो है, ये आपका जो है अस्तित्व में आया है वो 28 दिसंबर को 28 दिसंबर 1953 को आया है। अभी जस्ट आपका यूजीसी फॉर्म ही हुआ है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा से वर्क कर पाए, इसलिए यूजीसी बनाया गया है। और इसमें जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस जो है यूजीसी अनुदान आयोग, इसके लिए जो स्टेप्स उठाया गया, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो है आपका इनिशियली से जो है आपका जो ग्रेजुएशंस का कोर्स वर्क है उसको री एस्टेब्लिश किया गया, री इंट्रोड्यूस किया गया एक्चुअल में आप कह सकते हैं। तो वो है आपका 3 ईयर डिग्री कोर्स जो है, ये स्टेटमेंट आपके क्या है, प्रॉपर सही है। फिर यहाँ पे लाइब्रेरी और जो है सेकंड जो है लाइब्रेरीज और आपका लेबोरेटरी जो है, प्रयोगशाला जो है, पुस्तकालय और प्रयोगशाला, इसके भी सुधार की बातें आपका सेकंड 5 ईयर प्लान में की गई थी। थर्ड है विश्वविद्यालय में अध्यापकों के वेतन की वृद्धि की गई। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जो है टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशंस है जो आपको ना केवल न्यू जनरेशन्स को नर्चर करने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बल्कि आप एक जो है किसी भी तरह के करप्शंस में लिप्त ना हो जाए, यानी आप अदर इलीगल मीन्स से पैसा ना कमाएं। इसीलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन में भी वृद्धि का प्रावधान रखा गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए और जो है अध्यापक जो है काफ़ी अच्छे तरह से अध्यापन कार्य कर पाएँ। तो यहाँ पे आपका ये तीनों स्टेटमेंट आपको अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए एक डी ऑप्शन है, विश्वविद्यालय में किसी भी नए विभाग खोलने का अनुमोदन नहीं किया गया। ये स्टेटमेंट जो है निगेटिव स्टेटमेंट है। जब भी हम देखते हैं आपका यूजीसी देखते हैं, अब नया डिपार्टमेंट आएगा, डेफिनेटली नया डिपार्टमेंट आएगा। अगर नए डिपार्टमेंट होगा तो नए तरह के आपका जो है हर तरह के स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो अपनी कैपेसिटी को प्रोलिफरेट कर पाए, नए जो है डिपार्टमेंट का उसको बेनिफिट मिल पाए। लेकिन यहाँ पे यूजीसी ने एक नेगेटिव स्टेटमेंट यूज़ किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमेशा जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए तो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो हमारा आंसर का पार्ट होता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब वो नेगेटिव अप्रोच के तरह से हमें एक्सप्लेन करता है तो वो आंसर हमारा कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए डी ऑप्शंस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डी सेकेंड वाले में भी ऑप्ट किया है, डी इधर भी ऑप्ट किया है और डी यहाँ पे भी ऑप्ट किया है। तो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका मेथड है, जब आपको प्रॉपर जानकारी नहीं हो कि ये एग्जैक्ट था या नहीं था, तो वहाँ पे आप ऑप्शंस को रखिए, एलिमिनेशन प्रोसेस के ऑप्शंस को यूज़ कीजिए। तो डेफिनेटली ये तो तीन आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है ही, और ये आपको मान लीजिए सेकेंड 5 ईयर प्लान तो डेफिनेटली आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ज़रूरत ही नहीं होता कि हम लोग उतना एलिबरेटली सेकेंड 5 ईयर प्लान को लेके चलें। बट अगर आप गेस करना चाहें तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी प्रोग्राम या पॉलिसी लाया जाता है तो उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उसका पर्पस ये होता है डेवलपमेंट करना, डेवलपिंग करना। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, इसलिए हमारा आंसर डी जो है ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसलिए एलिमिनेशन प्रोसेस से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन से, जो है हंटर कमीशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हंटर कमीशंस जो है, एक्चुअल में हंटर कमीशंस जो बनाया गया था ये लॉर्ड रिपन के समय बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन के समय में इसको बनाया गया था। ये 3 फेब को बनाया गया था। लॉर्ड रिपन 3 फेब 1882 को आपका हंटर कमीशंस बनाया गया था। हंटर कमीशंस जो है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव अगर आपको जानकारी नहीं है, प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो जिस भी ऑप्शन से आपका निगेटिव अप्रोच दिख रहा होगा तो वो तो आपका ऐसे भी हट जाएगा, अगर आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो यहाँ पे देखिए कि लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन साहब हैं,
यहाँ पे हंटर कमीशंस बनाया गया आपका 3 Feb 1882 को, जिसका मेन पर्पस ही है, मेन पर्पस है आपका, अगर आप देखेंगे हंटर कमीशंस का, तो यहाँ पे जो है प्राइमरी एजुकेशंस को प्रमोट करना है, प्राथमिक शिक्षा को प्रमोशंस करना जो है। लॉर्ड रिपन्स ने हंटर आयोग बनाया था, शिक्षा से संबंधित है, तो इसका मेन पर्पस है प्राइमरी एजुकेशंस को प्रमोट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर जो है एक पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एजुकेशंस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स है, और एजुकेशंस इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और सबको एजुकेशंस मिल पाए। ईच एंड एवरी वन शुड बी बेनिफिटेड बाय द एजुकेशंस, क्योंकि हम जानते हैं कि एजुकेशंस एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशंस का प्रमोशंस तभी हो सकता है जब हम प्राइमरी लेवल पे एजुकेशंस ले पाएँ, और इसके लिए एक हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होता है, एक भारी निवेश की ज़रूरत होता है, जो सरकारी माध्यम से पॉसिबल नहीं है। आज भी हम लोग देखते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है रास्ता खोले हुए है, एक नया उसको एक डायमेंशंस दी है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व हो पाए। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स जो है, प्राइवेट पार्टिसिपेशंस ज़्यादा बढ़ पाए, निजी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए, तो इस पर्पस को ध्यान में रख करके हंटर कमीशंस की गठन जो है लॉर्ड रिपन के समय बनाया गया था। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें कि हंटर आयोग की क्या सिफारिश थी, तो यहाँ देखिए भारत में उच्चतर शिक्षा का उत्साधन मतलब क्या होता है, एबोलिस्ट करना यानी ख़त्म करना। तो हमने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कमीशंस जो है वो निगेटिव अप्रोच से काम नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपका निगेटिव एस्पेक्ट्स वाले स्टेटमेंट यूं ही ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शंस आपके नहीं होंगे। जब भी आपको ऑप्शंस प्रॉपर ना दिखे, है ना, खासकर हायर एजुकेशंस या टीचिंग स्किल है या और भी जो सेक्शंस है जो हम लोग धीरे धीरे लेकर के आएंगे आपके लिए, तो वहाँ पे जब भी निगेटिव ऑप्शंस आपको दिखे तो वो आंसर आपका कभी भी आपके आंसर नहीं हो सकते, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शंस जो आपके आंसर तो कभी हो ही नहीं सकते। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शंस का। तो महाविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना जो है, रिस्ट्रिक्शंस वुमेन्स एंट्री इनटू कॉलेज। तो यहाँ पर भी देखिए निगेटिव स्टेटमेंट है, रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रही है वुमेन्स का, तो ये भी स्टेटमेंट आपके ऑप्शंस नहीं बनेंगे। जनरली दोस्त आप ये ध्यान रखिएगा, 99% केसेस में आपके लिए बहुत आसान होगा अगर आप निगेटिव ऑप्शंस वाले को एलिमिनेट कर पाए। अगर आपके पास प्रॉपर जानकारी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप निगेटिव एस्पेक्ट्स वाले को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा, उच्चतर शिक्षा में गैर सरकारी या निजी उद्यमों की भागीदारी, है ना, पार्टिसिपेशंस ऑफ प्राइवेट इंटरप्रेन्योर या इंटरप्राइज इन हायर एजुकेशन। दोस्त हमने आपको अभी बताया कि प्राइमरी एजुकेशंस इसका एक गोल है ना, प्राइमरी एजुकेशंस जो है इसका प्राइम गोल था आपका हंटर कमीशंस का, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करना था कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करे, तो प्राइमरी ये मेन गोल था प्राइमरी सेक्टर का, इसके साथ साथ प्राइवेट पार्टिसिपेशंस का भी इसका मेन गोल था। इसीलिए यहाँ पे जो सेकंड है, और जब हम प्राइवेट सेक्टर का बात करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे हायर एजुकेशंस में पार्टिसिपेशंस की भी बात यहाँ पे की गई है, लेकिन मेन था प्राइमरी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड जो है ऑप्शंस, ये थर्ड ऑप्शंस आपके जो है आंसर बनेंगे, ठीक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बात किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक सरकारी यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हो, चूँकि यहाँ पे आपका रेवेन्यू लोड काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, और चूँकि ये ब्रिटिश एम्पायर है, कॉलोनियल रूल से औपनिवेशिक नीति से है, तो ये अपने मोटिव को पूरा करने तक ही सीमित है, ये अपने मोटिव पर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रखी है। इसलिए ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना को बढ़ावा देना, ये स्टेटमेंट भी ये प्रेजेंट समय में पॉसिबल नहीं है, मॉडर्न इंडिया में पॉसिबल नहीं है, आपकी सरकार 2024 में पॉसिबल नहीं है कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी को दे।
तो हम लोग देखते हैं कि आप कोई भी एक प्रोमिनेंट एरिया होता है, एक प्रोमिनेंट सेंटर होता है जहाँ यूनिवर्सिटी होती है, और बाकी उसके एफिलिएटेड आपके क्या होते हैं, कॉलेजेस होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट इस तरह से भी आप इसको हटा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप लॉजिकली अगर जब आंसर को सोचेंगे, लॉजिकली जब आंसर को सोचेंगे और समझेंगे, तो आपका आंसर जो है प्रॉपर होकर करके आपके सामने आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि कोई भी परीक्षण विद्यार्थियों की योग्यता एवं कौशल की पूर्ण यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी परीक्षण विद्यार्थियों की योग्यता एवं कौशल की पूर्ण यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। है ना, इसमें करा कि नो टेस्ट प्रोवाइड्स ए परफेक्ट पिक्चर्स ऑफ ए स्टूडेंट एबिलिटी एंड स्किल। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी आपका जो हम बात करते हैं किसी भी तरह का टेस्ट, सिर्फ एक टेस्ट के माध्यम से आप उसकी एबिलिटी को नहीं जान सकते। लाइक सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप नेट का एग्जाम, जस्ट एक एग्जांपल बात करते हैं, नेट का ही हम ले लेते हैं। तो नेट में हम लोग देखते हैं कि नेट के एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट अगर मान लीजिए नेट क्वालिफाई नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास एबिलिटी टीचिंग का नहीं है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है ना, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि वो अच्छा पढ़ाई कर पाए या हायर एजुकेशन ले पाए। लेकिन अगर उसे टीचिंग का ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि हम देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहा है, वो उन्होंने कोई टेस्ट पास नहीं किया, मान लीजिए नेट वगैरह नहीं पास किया है, लेकिन उसका एबिलिटी, टीचिंग एबिलिटी काफ़ी बेहतर है। टीचिंग एबिलिटी इतना ज़्यादा बेहतर है कि आप इवन नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी उसके सामने पीछे पड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी परीक्षण विद्यार्थी की योग्यता एवं कौशल की पूर्ण यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। ये आपका असर्शंस क्या है, एग्जैक्ट आपका सही है। फिर कह रहा है कि परीक्षण केवल किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन का एक लघु प्रतिदर्श होता है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है ए टेस्ट इज only one small sample of a student performance। ऑब्वियसली टेस्ट से आप उसके किसी होलिस्टिक अप्रोच को आप नहीं जान सकते, उसके एक एबिलिटी को जान सकते। जैसे हम जानते हैं कि जो टेस्ट नेट का एग्ज़ाम हुआ, तो नेट के एग्ज़ाम में तो वहाँ पे आपने उसको परफॉर्म कराया नहीं, परफॉर्मेंस तो हुआ नहीं, इन द टर्म्स ऑफ ऑरल परफॉर्मेंस नहीं हुआ, या क्लास में जाकर के उन्होंने टीच तो नहीं किया। लेकिन नेट के बेसिस पे आप उसको एक लेक्चरर के लिए आप उसको एलिजिबल बना देते हैं। तो एक एबिलिटी आपको यहाँ पे कुछ उसका एबिलिटी प्राप्त किया कि उसकी थिंकिंग एबिलिटी बेहतर है, यानी वो मैटर को अप्लाई कर करके देखता है, वो मैटर को अप्लाई कर करके समझता है। ये एबिलिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसलिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट जो है ऑप्शंस, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका एक सिर्फ एक टेस्ट या किसी भी टेस्ट से आप उसका कंप्लीट होलिस्टिक आप उसका कैपेसिटी नहीं जान सकते। जैसे आपने यहाँ बार बार आपको एग्जांपल दिया जा रहा है कि नेट एग्ज़ाम के माध्यम से उसकी थिंकिंग एबिलिटी को देख सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस यानी वो कैसे बोल रहा है, कि उसका बॉडी लैंग्वेज आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, है ना, यानी उसके कुछ पार्ट्स को आप वहाँ पे जस्टिफाई कर पा रहे हैं। इसलिए आपका उसके ये स्टेटमेंट, जो दोनों स्टेटमेंट है, उसके कुछ पार्ट्स को आप उसको देख सकते हैं, उसके कुछ एबिलिटी को जज कर पा सकते हैं। कंप्लीट एबिलिटी को जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि समस्याओं अथवा प्रश्नों के प्रति असामान्य फिर भी उपयुक्त अनुक्रियाओं को जनित करने की योग्यता या क्षमता को अभिसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल एट एप्रिसिएटेड
responses to problems or questions is not is is known as convergent thinking. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी सारी यानी आपका कन्वर्जेंट का बात कर रहा है यहाँ पे, कन्वर्जेंट का बात कर रहा है। कन्वर्जेंट मीन्स व्हाट, कि आप देखिए ये एबिलिटी कैपेसिटी है आपका, कन्वर्जेंस है। तो जब हम कन्वर्जेंस में बात करते हैं तो आप एक तरह से आप कन्वर्ज होकर के आ रहे हैं, यानी आप समझिए कि ये है इतना बड़ा है, इससे थोड़ा सा और छोटा, इससे और छोटा और छोटा और छोटा, यानी आप एक पॉइंट की ओर मूव कर जा रहे हैं। यानी आप इसमें कन्वर्जेंट के माध्यम से आप इसको बेस्ट लेकर के आना चाहते हैं। कन्वर्जेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी बेस्ट एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का बात करते हैं। तो अभिसारी जो प्रक्रिया है, अभिसारी चिंतन में जो हम बात करते हैं, तो अभिसारी चिंतन में हम जो है ये स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे कि अभिसारी चिंतन जो है ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, ये स्टेटमेंट अपने आप में जो है रॉन्ग है। बिकॉज आपने अभी देखा कि अभिसारी जो चिंतन है समस्या और प्रश्नों के प्रति असामान्य, यहाँ पे लिखा हुआ अनयूजुअल, असामान्य, ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है, ये एक निगेटिव वर्ड टर्मिनोलॉजी है। बट उपयुक्त अनुक्रियाओं के प्रति जनित योग्यता क्षमता को अभिसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो अभिसारी है वो बेस्ट है, बेस्ट लाने का आप कोशिश करेंगे इसमें। तो बेस्ट टर्मिनोलॉजी जो है एक पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है, जबकि इस स्टेटमेंट में आपको क्या किया गया है, एक असमान अनयूजुअल टर्म्स को यूज किया गया है। तो अनयूजुअल टर्म्स अपने आप में क्या है, एक निगेटिव टर्मिनोलॉजी है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ से यहाँ तक सारा सही है, बट ये निगेटिव टर्मिनोलॉजी ला कर करके इस अभिसारी चिंतन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसको रॉन्ग कर दे रहा है। अब आते हैं जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है, ऐसी अनुक्रियाओं को उत्पन्न करने की योग्यता या क्षमता जो मुख्यतः ज्ञान एवं तर्क पर आधारित होती है उसे अपसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। इन द लाइट ऑफ द ability to produce responses that are based primarily on knowledge and logic is known as divergent। आप देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, डाइवर्जेंस का बात कर रहा है। तो जब हम डाइवर्जेंट बात करते हैं तो डाइवर्जेंट जो है तो डाइवर्जेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसी अनुक्रियाओं को उत्पन्न करने की योग्यता या क्षमता जो मुख्यतः ज्ञान एवं तर्क पर आधारित है। यहाँ ध्यान दीजिए, ज्ञान एवं तर्क पर आधारित है, ये उसे अपसारी चिंतन के रूप से डाइवर्जेंस के रूप में माना जाता है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस आपका बेस्ड होता है किसके ऊपर, आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, आपके एक्सपीरियंस यानी आपके अनुभव पे होता है। यानी जो आप देखते हैं, समझते हैं, उसके आधार पे आप निर्णय ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड लॉजिक, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है, आपका एक जो है रॉन्ग स्टेटमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पर भी आपका इसका आंसर क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रॉन्ग है। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं वो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक केंद्रित अधिगम में शिक्षक परंपरागत निर्णय भूमिका को छोड़ देता है और एक सुविधा प्रदाता की भूमिका का वर्ण करता है जो विद्यार्थियों के भावनाओं पर फोकस करता है। कहता है इन टीचर सेंटर्ड लर्निंग गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन
making rule and clauses, instead the rule of a facilitator who focuses on student feelings। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं इन नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो शिक्षक केंद्रित अधिगम में शिक्षक यानी जो आपका जो टीचर है, टीचर की जो लर्निंग है, टीचर की जो लर्निंग है उसमें ये बात कर रहा है कि हम अपने परंपरागत निर्णय भूमिका को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ट्रेडिशनल। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है निर्णय परंपरागत निर्णयन भूमिका को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पर देखिए एक ये क्या है, आपका निगेटिव स्टेटमेंट है। ये कैसा स्टेटमेंट है, एक निगेटिव स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियसली ये निगेटिव स्टेटमेंट होने के कारण ये स्टेटमेंट तो यूं ही रॉन्ग हो गया है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो जब भी आपको टीचिंग में और हायर एजुकेशन में, फ़िलहाल हम इस सेक्शंस का डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी एक निगेटिव स्टेटमेंट बात करें, क्योंकि जो टीचिंग है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना हमारी परंपरा है। तो उसमें परंपरा के आधार पे जो है लर्निंग का एक बहुत बेसिक चीज़ है, जो हमारा इथिक्स है उसका भी आधार परंपरा ही होता है। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो गए। तो दो आधार पे है, एक तो डायरेक्ट आपके पास नॉलेज है, क्योंकि जो हमारा परंपरा के आधार पे हम लोग निर्णय लेते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ट्रेडिशन। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में आप जो है, डिसीजन मेकिंग में अगर ट्रेडिशन को लेफ्ट करते हैं तो वो आप एक कंक्लूड जो करेंगे, आप कंक्लूजन करेंगे, वो एक तरह का एक मैकेनिक्स टाइप का डिसीजन होगा, एक मैकेनिकल डिसीजन होगा। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट आपको प्योर गलत है, दो कारण से। एक तो आपका निगेटिव स्टेटमेंट है एंड दूसरा जो है आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में शिक्षक तद्दनुभूति संप्रेषण का वातावरण सृजित करते हुए विश्व को जैसे इसे विद्यार्थी समझते हैं वैसे ही समझाने का प्रयास करते हैं। In learner-centered method, the teachers attempt to see the world as the students see it, creating an atmosphere of empathetic communications. Obviously, इस स्टेटमेंट में आप ये कह रहा है कि जो आप जो है, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, आप मान लीजिए कोई भी सिचुएशंस को ऐसा ही रखेंगे ना, जब आप किसी सिचुएशंस को आप उस तरह का सिचुएशंस आप इन्वॉल्व करना चाहेंगे अपने डिमॉन्स्ट्रेशंस में, किसी भी चीज़ को समझाने में, अगर आप बच्चे को समझाते हैं या खुद समझना चाहते हैं, शिक्षक खुद भी समझाना चाहें या स्टूडेंट को समझाना चाहते हैं, तो दोनों में आप देखिएगा कि जो आपका एक्चुअल है, द थिंग्स विच फाउंड इन एक्चुअल फॉर्म, आप उसी फॉर्म में उसको ला करके आप डेकोरेट कराना चाहते हैं। लाइक मान लीजिए सपोज आप डॉग है, ईच एंड एवरी वन सबको पता है कि डॉग का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली उसके जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है उस स्ट्रक्चरल फॉर्म को ध्यान में रख करके ही आप उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। इसी तरह से जो भी एक्चुअलिटी में एग्जिस्टेंस है, आप उस पार्ट्स को क्या करना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज़ आपका राइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल है आपका। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण और सीखने के, शिक्षण एवं अधिगम के शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के निम्नलिखित कौन से घटक हैं? Which of the following are the component of pedagogical analysis of teaching and learning? यानी जो टीचिंग है और लर्निंग है, ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आपका। टीचिंग, लर्निंग, ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आपके एजुकेशन का, स्टडी का। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा क्लासिकल पार्ट्स है उसमें क्या क्या है, यूजफुल है। तो डेफिनेटली जब भी हम जो है किसी टॉपिक को एनालाइज करते हैं,
ये सिंपल सी बात है। जब हम टॉपिक को एनालाइज करते हैं तो उसका फर्स्ट जो मोटिव होता है, जब हम टीच करते हैं तो बेस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स को, उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करते हैं, सामने रखने का कोशिश करते हैं, है ना। तो जब हम उसके ऑब्जेक्टिव को सामने रखने का कोशिश करेंगे तो उससे हमारा जो है वह टॉपिक्स जो है हमारा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशंस, यहाँ पे बात वर्ड यूज किया गया ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन। हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशंस नहीं करते, बल्कि जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशंस का, उद्देश्य संरूपण का। तो हम लोग उद्देश्य का संरूपण नहीं करते, बल्कि हम ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। टीचिंग के लिए, टीचिंग का जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है उसको फॉर्मुलेट नहीं करते हैं, वो पहले से ही फॉर्मुलेट होता है। इसलिए वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, ना कि ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। तो डेफिनेटली ये फॉर्मुलेशंस टर्मोलॉजी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगा। सेकेंड है आपका, जब हम लर्न करते हैं या टीच करते हैं तो वहाँ पे शिक्षण विधियों एवं सामग्रियों का चयन करते हैं, सिलेक्शंस ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स। तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है, और हम जानते हैं कि आपको पढ़ाना क्या है और कैसे पढ़ाना है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्निंग का और टीचिंग का। तो ये आपके आंसर तो होंगे ही होंगे। तो यानी बी जहाँ पे है वो आपके ऑप्शंस बनने का के लिए तैयार होगा, यानी आपका सेकंड ऑप्शन खत्म हो रहा है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शंस पे, बस विषय वस्तु विश्लेषण, यानी विषय वस्तु विषय वस्तु विश्लेषण का मतलब होता है कंटेंट एनालिसिस, है ना, कंटेंट एनालिसिस। और लास्ट है आपका सिलेक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो आंसर है, आंसर जो है आपका सी ऑप्शंस भी आपके आंसर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि हम कंटेंट एनालिसिस जो है, कंटेंट एनालिसिस जो है वो हमारे लिए लर्निंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बन सकता है। कंटेंट एनालिसिस जो है वो हमारा यहाँ पे बन सकता है, लेकिन यहाँ पे एक जो है आपका शास्त्रीय विश्लेषण का बात कर रहा है, जो है कंटेंट एनालिसिस। यहाँ पे देखिए शास्त्रीय विश्लेषण की बात की गई है। तो शास्त्रीय विश्लेषण में ये हमारा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होगा, क्योंकि जब तक हम कंटेंट एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है आपका लर्निंग नहीं हो पाएगा, आप जो है टीचिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। टीचिंग एंड लर्निंग दोनों के लिए आपको कंटेंट एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होगा। एंड द लास्ट है आपका सिलेक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस, मूल्यांकन युक्तियों का चयन, यानी आपका टेस्ट। यानी टेस्ट मूल्यांकन हम देखते हैं बहुत तरीके से मूल्यांकन किया जाता है विषय वस्तु का। तो मूल्यांकन भी जो है हमारे लिए क्या होगा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होगा, और इसके माध्यम से हम अपने विषय वस्तु को क्या कर सकते हैं, अपने विषय वस्तु मूल्यांकन तो अल्टीमेटली है, एग्जामिनेशंस है, इवैल्यूएशंस है, इवैल्यूएट करते हैं। तो इवैल्यूएशन से आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में आपने लर्न क्या किया फाइनली, है ना। तो यहाँ पे फ्रॉम माई साइड आई विल गो फॉर बी, सी एंड डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और वो है आपका बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से आप इसको टीचिंग में भी ले जा सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर आप चाहें तो आप इसको लॉजिक में भी इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है जो आपका, कि बौद्ध धर्म के अनुसार भाषाई संचार का प्रयोग नैतिक सोच को अंगीकार करने के लिए किया जाना चाहिए। यहाँ पे बात कर रहे हैं भाषाई संचार का, है ना। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशंस
should be used to adopt moral should be adopt moral stance। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेफिनेटली जब तक आप लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशंस नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन में आपने पाली लैंग्वेज को यूज़ किया है, और हम जानते हैं कि जो रिलीजन है ऑब्वियसली यहाँ पे आपको नैतिकता जो है, एथिक्स जो है, उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो डेफिनेटली जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन को। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आपके ये ऑप्शंस बनेंगे ही बनेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे बौद्धों द्वारा समालोचनात्मक आत्मलोकन को अंतःवैयक्तिक संचार के हिस्से के रूप में वरीयता नहीं दी जाती है। ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शंस is not performed by Buddhist as part of intrapersonal communication। यह बात कर रहा है इंट्रापर्सनल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक तो ये आपके स्टेटमेंट निगेटिव भी है, नंबर 1। नंबर 2, जब तक आप जो है यहाँ पे आपको क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस या इंट्रोस्पेक्शंस, जब तक आप क्रिटिकल नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्शंस नहीं करेंगे, तब तक आप इंट्रापर्सनल नहीं कर सकते। ये बुद्धिस्ट रिलीजन्स का एक कोड है। यानी आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो, जैसे हम देखते हैं कि हीनयानी है या महानयानी है, तो जब तक आप जो है इंट्रापर्सनल नहीं करेंगे, आपस में क्रिटिकल एनालाइसिस नहीं करेंगे, अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स को, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक आपको अपने अंदर जो है किसी भी तरह का सुधार नहीं आ सकता, रिफॉर्म नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो जो आपके इथिक्स की बात कर रही है, तो इथिक्स में आपकी नैतिक सोच तभी आ सकते हैं ना, जब आप जो है समालोचनात्मक आत्मलोकन का दृष्टिकोण रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है आपका, वो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, रॉन्ग है, यानी आपके थर्ड आंसर होंगे। तो यहाँ पे जो 6 दिसंबर का जो पेपर हुआ था 2023 का,